नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज एससीओ की बात करेंगे, यानी जो संघाई समिट हो रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। समरकंद में बनेगा समीकरण। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक चल रही है। इस मीटिंग में एससीओ के सुधार और विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में कहा कि दुनिया कोविड-19 महामारी पर काबू पा रही है। कोविड और यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कई व्यवधान उत्पन्न हुए। हम भारत को एक विनिर्माण केंद्र में बदलना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। लेकिन इस सम्मेलन पर ज्यादा ध्यान यूक्रेन युद्ध के बीच वहां पुतिन की मौजूदगी की वजह से बना है। वहीं सामरिक समीक्षकों में विशेष रूप से पुतिन की जिनपिंग और मोदी से मुलाकात को लेकर भी दिलचस्पी है। साथ ही लोगों में मोदी और जिनपिंग के बीच बातचीत की संभावना को लेकर उत्सुकता है। वहीं पीएम मोदी की पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मुलाकात पर सस्पेंस बना हुआ है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं तो ये मुलाकात भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अहम होगी। मोदी और पुतिन के बीच आपसी मुलाकात की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन मोदी, जिनपिंग और शहबाज शरीफ एक दूसरे से सीधा मिलेंगे या नहीं, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। भारत के लिए ये दोनों बैठकें महत्वपूर्ण होंगी। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही भारत रूस के हमले की निंदा नहीं करने और रूस के व्यापारिक रिश्ते और गहरे करने के लिए पश्चिमी देशों की आलोचना का सामना कर रहा है। ऐसे में युद्ध के बाद मोदी और पुतिन की पहली मुलाकात में दोनों नेता क्या बातें करेंगे, ये देखने लायक होगा। पुतिन के लिए ये सम्मेलन ये दिखाने का मौका है कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग नहीं किया जा सकता। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की वजह से अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इस दिशा में उन्हें भारत का भी साथ मिलने की अपेक्षा रही है। पुतिन के अलावा मोदी अगर जिनपिंग से भी द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत करते हैं तो ये कोविड-19 के बाद उनकी पहली मुलाकात होगी। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए। सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने तन गईं। चीन द्वारा कई इलाकों में भारत की जमीन कब्जाने के आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत के कई दौर हुए, लेकिन एससीओ सम्मेलन से ठीक पहले इस बातचीत से एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ और लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने से हट गईं। इस वजह से भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये मोदी और जिनपिंग के बीच सीधी बातचीत के लिए सही समय है। बैठक से ठीक पहले गोगरा से अपने सैनिकों को हटाकर चीन ने दिखाया कि वो भारत को पूरी तरह से अमेरिका के पक्ष में जाने से रोकने और अपने खेमे में करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा सकता है। दरअसल एससीओ एक तरह से G7 समूह का विकल्प है और इस लिहाज से इस सम्मेलन से बड़ी उम्मीदें की जा सकती हैं। अब कुछ चर्चा, कुछ सवाल उनको तलाशने की कोशिश करेंगे, उनके जवाब दो खास मेहमान इस एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। इस चर्चा में दो खास मेहमान हमारे साथ शामिल हैं। जितेंद्र ओझा पूर्व राजनयिक हैं हमारे साथ, अमिताभ कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जितेंद्र जी, समझना चाहेंगे एससीओ में मोदी के पहुंचने के मायने, भारत को क्या चाहिए और जो चाहिए वो हासिल कर पाएगा? देखिए, हमने हमेशा से मुद्दों पे अपना एक अलग इंडिपेंडेंट व्यू रखा था जी। और दुनिया में हम किसी खेमे में कभी किसी के पीछे नहीं जाते, लेकिन हम ये मानते हैं कि दुनिया में मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ाने की जरूरत है जी। और लोगों के साथ डिफरेंसेस होने के बावजूद जो दुनिया के लोगों की बेहतरी के लिए कुछ इश्यूज हैं तो उन इश्यूज से हम कर नहीं सकते हैं। आप प्रधानमंत्री का देखें स्टेटमेंट तो एक मैसेज ऑफ होप है। वो कह रहे हैं कि देखिए, दुनिया जो है एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है, फूड क्राइसिस से गुजर रही है यूक्रेन युद्ध के बाद, और नए तरीके से उसके जवाब ढूंढने की जरूरत है।
वो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। चीन का व्यवहार देखिए तो क्या वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के आसपास था? म्यूचुअल ट्रस्ट उसके साथ हो सकता है? तो इस संगठन में तो चीन यही वजह रही जो डिनर में औपचारिक डिनर जो हुआ होने के उसका शी बावजूद जिनपिंग भारत और एक लीडर है। मोदी साथ में नहीं थे, यही वजह रही। देखिए ये भी देना चाहते कि कई दफे पश्चिम में लोग कहते हैं कि ये इट्स ए गैलरी ऑफ रोग्स, क्योंकि सारे ऑटोक्रेटिक देश हैं कि देखिए जिसमें शी जिनपिंग है, पुतिन साहब की सब कुछ होने के बावजूद इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं है। टेरर के स्टेट के प्रधानमंत्री शरीफ जी गए हैं। तो देखिए इन लोगों के साथ जो है मोदी जी एक पॉइंट के बाद शामिल नहीं होना चाहते, इनके साथ दिखना नहीं चाहते। हम वहां के लोगों के लिए, सेंट्रल एशिया के लोगों के लिए, यूरेशिया के लोगों के लिए उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इस व्यवस्था को हम इंडोर्स कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत इसमें होने के बावजूद एक दुनिया के लीडर के रूप में गया है, और जो कुछ भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा वो मैसेज सिर्फ एससीओ के इस डेलीगेट्स के लिए नहीं है, वो मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जो पूरे दुनिया से इसको देख रहे हैं। ठीक, अमिताभ कुमार जी, जिस तरह की चीजें यहां पर चल रही हैं, क्योंकि चाइना से जिस तरह के मतभेद बने हुए हैं भारत के, और रशिया देखिए उन देशों को पसंद नहीं करता, अमेरिका जैसे देशों को, और ये कहा जा रहा है कि नाटो वर्सेस शंघाई जो संगठन है, ऐसा भी कुछ है यहां पर कि रूस जब खुद को अलग थलग रूस को लग रहा है कि हम अलग थलग पड़ चुके हैं, ऐसे में वो एक और संगठन, इस संगठन को और मजबूती देने की कोशिश में है। निश्चित रूप से आप देखिए सारी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ, और भारत एससीओ का अगला अध्यक्ष बनने जा रहा है जी, अगले वर्ष अध्यक्षता करेंगे। नाटो के सामने एससीओ को भी देखा जाता है, तो उसको टक्कर देने के लिए एक तरीके से ये संस्था है। एससीओ में वो जो देश हैं, आप देखिएगा कि ज्यादातर वो जो है यूरोप के अगेंस्ट है, नाटो के अगेंस्ट कह सकते हैं, अमेरिका के अगेंस्ट ज्यादातर देश जी, और सारी दुनिया की निगाहें अभी मोदी जी पर टिकी हुई है। यहाँ पर मोदी जी या भारत जो है वो कोई तराजू के किसी पलड़े में नहीं है, बल्कि वो धरण है, वो संतुलन जो तय करता है वो बिंदु बन चुका है भारत का दुनिया। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं अमिताभ जी, उससे क्या लगता है कि भारत अगर दो नाव पे पैर रखेगा तो नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना कि भारत दो नाव पे पांव नहीं रख रहा है, भारत तो संतुलन तय कर रहा है। भारत की क्षमता ये हो गई है कि अब वो किसी एक तरफ जाएगा तो उसका वजन बढ़ेगा। मैंने इसलिए ये प्रयोग किया शब्द, क्योंकि एक तरफ वो क्वाड का सदस्य है और दूसरी तरफ यहाँ पर वो शंघाई संगठन में भी शामिल है, इसलिए मैंने ये कहना था। जी, वो तो देखिए प्रसिद्ध कहावत है कि दो नावों में आप पैर रखते हैं। हाँ। भारत का कहना है कि यहाँ पे नावों का सवाल ही नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अब ऐसा नहीं है कि केवल दो ही नाव है और आप तय करेंगे कि मुझे किस नाव में बैठना है जी। और आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि आप कोई भी गलत सही काम करेंगे हम उसके साथ रहेंगे। भारत ने तय किया है कि अब दुनिया जो है, भारतीय जो सनातन तौर तरीके रहे हैं और दुनिया के प्रति जो दृष्टि रही है, इस तरीके से अब चलनी चाहिए। ये जो यूरोप और पश्चिम का जो बर्बर आकांक्षा वाला दूसरों पे आक्रमण करना और लूटने वाली जो पद्धति रही है, अब उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा और शांति के साथ चलना है। हमें समावेशी राजनीति में चलना है, अपने साथ साथ दूसरे का भी ख्याल रखना है। भारत ने बहुत स्पष्ट, देखिए रशिया के साथ अच्छे संबंध है, रशिया का साथ भारत नहीं छोड़ सकता है, लेकिन इसकी वजह से वो अमेरिका के साथ रह जाए ऐसा भारत ने बिल्कुल नहीं किया है। और अमेरिका को भी ये समझ में आ गया कि क्वाड में आने के बावजूद बहुत सारे अभी और सब संबंध करने के बावजूद भारत ने रशिया का साथ नहीं छोड़ा और न ही अमेरिका के दबाव में आया, किसी में आया। भारत ने जब देखा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत में भी आर्थिक बहुत खराब हो सकती थी, खास करके ऊर्जा को लेकर, उन्होंने बगैर भय के से तेल का आयात, अमेरिका धमकाता रह गया, अंत में उसे आंख बंद कर, तो भारत ने ये दिखा दिया कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं और हम अपनी एक अलग शक्ति, हमारी अपनी नाव है और हम अब संतुलन स्थापित करेंगे दुनिया के इन देशों के बीच में जो एकदम इस तरीके से साम्राज्यवादी नीतियां लेकर के चलते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, अमिताभ जी कह रहे हैं भारत, लेकिन एक तरफ रशिया यूक्रेन पे आक्रमण कर रहा है, क्यों कर रहा है ये आपको भी पता है।
चाइना बाकी देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो हम संतुलन की बात उन देशों से कर रहे हैं जिनमें खुद में संतुलन है ही नहीं। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि इन देशों में संतुलन की कमी है और ये जो ऑटोक्रेटिक देश है इनको किसी न किसी तरीके से डेमोक्रेसी की तरफ जाने की जरूरत थी जी। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि हम ये नहीं कह रहे कि हम संतुलन बना रहे हैं। मेरा मानना है कि दुनिया में हम हर एक इशू दूसरे के चश्मे से नहीं देख सकते हैं। अमेरिका कहता है कि वेस्ट वर्सेस एजेंडा है कि पूरी दुनिया को वेस्ट के डोमिनेशन के अंडर रहना चाहिए। चाइना कहता है कि पूरी दुनिया को चाइना के डोमिनेशन में रहना चाहिए। और ये देखिए कि इनके स्टेटमेंट क्या है कि वो दुनिया को लीडरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये रशिया और चाइना का स्टेटमेंट आया है और इनके भीतर देखा जाए तो खुद जो है ट्रांसपेरेंसी की कमी है। लेकिन हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मुद्दों को नहीं दे सकते हैं। हम दूसरे के चश्मे से मुद्दों को देख नहीं सकते हैं। आज समस्या जो है, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। एक मैसेज ऑफ होप देने की कोशिश की कि पूरे गवर्नेंस का, पूरे मकसद का लक्ष्य क्या है कि कैसे दुनिया को बेहतर बनाया जाए, कैसे लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जाए। इसमें होता क्या है कि कभी कभी आपके डिफरेंसेस हैं, लेकिन डिफरेंसेस होने के बावजूद आप इंगेज करने की कोशिश करते हैं। हम लोग डिप्लोमेसी में कहा करते थे रविंद्र जी कि तमाम डिफरेंसेस के बावजूद अगर दो देश दोबारा मिलने के लिए भी एग्री कर जाते हैं तो ये भी एक प्रोग्रेस होता है। तो युद्ध एक आंसर नहीं है। युद्ध अगर मजबूर कर दिया जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लड़ेंगे। जब चाइना हमारे पास आ गया और हमारे बॉर्डर पे खड़ा रहा तो हमने बहुत मजबूती से जवाब दिया, लेकिन उसके बावजूद हम युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि युद्ध के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन ये जो डिक्टेटर है वो अपनी आकांक्षा के लिए, व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए पूरी दुनिया के हितों को नजरअंदाज कर देते हैं। और अमिताभ जी ने कहा कि पश्चिम का रिकॉर्ड बहुत हाल तक दूसरे दोषियों के प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा। अपने भीतर उन्होंने अच्छी चीजें तो लाई, लेकिन दूसरे लोगों के साथ वो भेदभाव बरतते रहे। तो इन तमाम चीजों में मेरा ये कहना है रविंद्र जी कि भारत सबसे शक्तिशाली देश नहीं है, लेकिन भारत एक लीडर जरूर है। उसकी दुनिया भर में विश्वसनीयता है, लोग उसकी तरफ देखते हैं। ये आइडियल सिचुएशन बिल्कुल नहीं है कि चाइना हमसे 5 गुना इकोनॉमिकली मजबूत है या अमेरिका बहुत मजबूत है, लेकिन हमारे व्यूज, हमारी ताकत है। हमारी आवश्यकता क्या है कि एक फंक्शनल सिस्टम बनाए, अपने पोटेंशियल को जो है हम रियलाइज करें और इन तमाम अपॉर्चुनिटीज को लें ताकि हम एक अपने विजन से एक नई लीडरशिप प्रोवाइड कर सकें। ठीक। अमिताभ जी, क्या लगता है कि भारत आज जिस मुहाने पर खड़ा है वहां पर हम एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो बड़े बड़े देश जो हैं, जो अब तक अपना दबदबा बरकरार रखे हुए तो और बहुत डरा जाता था, आज वो कहीं ना कहीं ये इंतजार कर रहे हैं कि भारत का रुख क्या होता है। तो हम एक नए इतिहास को लिखने के लिए तैयार हैं, ये माने हम? हाँ, उस तरफ हम कदम बढ़ा चुके हैं जी। आप देखिए कि सारे देश भारत को देख रहे हैं, तो भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत किस तरह का रवैया अपनाता है। और दूसरी बात, एससीओ का अध्यक्ष बनने के बाद भारत, आप देखिए, भारत ने ऑफर किया है कि दुनिया आज की वजह से बहुत परेशान है और अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है, खाद्य श्रृंखला और सप्लाई का सिस्टम छिन्न-भिन्न हो गया है। भारत ने ऑफर किया है कि हम इसमें मदद करेंगे और हमारे यहाँ जो नए स्टार्टअप प्लान है वो मदद करने जा रहे हैं आपको। भारत एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। उनसे इतना बढ़िया संबंध होते हुए उसको स्पष्ट उसने कहा है कि ये जो मामला है युद्ध से नहीं सुलझने वाला है और इसको बातचीत और कूटनीति के स्तर पर ही सुलझाया जाए। स्पष्ट संदेश जो दिया है, इससे पता चलता है कि भारत संतुलन कायम करने में काफी सफल होगा। और एससीओ की अध्यक्षता मिलने के बाद तो जो मध्य एशिया है और यूरोप के जो हिस्से हैं वहाँ भारत की भूमिका बहुत प्रमुख हो जाएगी। भारत चाहता भी है, क्योंकि भारत के चाहने के जो बड़े कारणों में से है चीन और पाकिस्तान। आज प्रधानमंत्री चीन और पाकिस्तान से नहीं मिल रहे हैं, इतना जबरदस्त दृढ़ता तो दिखाई गई है भारत की तरफ से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश है कि आप एक तरफ से भारत के साथ कुछ गड़बड़ी करें, आतंकवाद फैलाएं या हमारी जमीन पे काबू होने की कोशिश करें, दूसरी तरफ आप समझे कि हम आपसे कभी बातचीत करते रहेंगे, विनम्र होते हैं, दूसरे वो संभव नहीं है। लेकिन हम इसको दूसरे तौर पर ये भी तो देख सकते हैं कि एक खेमा खींचा जा रहा है जिसमें दो बड़ी ताकतें हैं, वो अपने अपने पाले में भारत को खींचने की कोशिश कर रही हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी ऐसे मुहाने पर पूरी दुनिया खड़ी हुई है जहां पर विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है।
या अपने आप को सबसे बेहतर दिखाने की तैयारी हो रही? भारत किस खेमे में जाएगा, भारत को बताना पड़ेगा, चाहे व्यापारिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो। मुझे लगता है कि बजाय इसके कि भारत हमारे खेमे में आ रहा है कि उनके खेमे में आ रहा है, ये देखा जा रहा है कि भारत का दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि भारत से पहले ही स्पष्ट कर दिया है। जब S-400 भारत ने रूस से लिया अमेरिका के धमकाने के बावजूद, तो अमेरिका को यह समझ में आ गया कि भारत मेरे पाले में आके खड़ा होने वाला बिल्कुल नहीं है। उसी तरह रूस ने युद्ध किया, तब रूस को यह कहता है कि आपको यह मसला बातचीत से सुलझाना चाहिए। भारत ने यह भी समझा दिया, यह ना समझे कि हम आपके पाले में खड़े हो जाएंगे, आपसे मित्र हैं तो आपके गलत जो हरकतें हैं या जो इस तरह के जो कारण होंगे युद्ध की तरफ बढ़ा जाए, तो भारत उसका समर्थक नहीं है। भारत कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं है, क्योंकि भारत का यह मानना है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो बहुत स्पष्ट है, और भारत क्या दशा और दिशा देगा वो तय करेगा, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देश को देखना चाह रहे हैं कि भारत क्या दृष्टिकोण से हमें हमारे सामने आता है और दुनिया को क्या दिशा देता है, बजाय इसके वो समझ गए कि भारत मेरे पाले में आके खड़ा हो। जब हम ये कहते हैं कि भारत किसी को किसी दूसरे के चश्मे से क्यों देखे, तो दूसरे देश भी तो यही कह रहे होंगे कि हम भारत के चश्मे से क्यों देखें, और जो ताकतवर देश है वो तो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, ये जो दूसरे देश हैं वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके एजेंडा के हिसाब से चले जी। तो हम किसके बिहाफ पे बोल रहे हैं? हम बातचीत कर रहे हैं उन तमाम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, तमाम मानवता के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें सी जिनपिंग के राज में, चीन के राज में कौन सुरक्षित है? जैक मा की देखिए, सबसे बड़े अमीर व्यक्ति भी वहां पे सुरक्षित नहीं है। तो अगर भारत मजबूत होता है तो देखिए कि चीन के भीतर भी हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान में भी आतंकवाद कम होगा, पूरे अफ्रीका में लोगों को आत्मसम्मान मिलेगा। आप जिस पश्चिम की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को उसने कॉलोनाइज कर लिया, डिसेप्शन के जरिए, ट्रेचरी के जरिए, सैकड़ों सालों तक इंसानों को गुलाम बना के लेके जाते रहे। पूरे नॉर्थ अमेरिका को देखे कि 10% ह्यूमन पॉपुलेशन थी जिसको उन्होंने वाइप आउट कर दिया और उनके जमीन को कब्जा कर लिया। आप देखिए कि ब्रिटेन ने कहां से क्या नहीं किया, पूरे यूरोप ने क्या किया। तो ये यादें अभी भी एशिया और अफ्रीका में बनी हुई है। अब चाइना क्या कह रहा है कि नहीं, वो चला गया, हम तो दुनिया की सबसे सुप्रीम सिविलाइजेशन है, अब दुनिया हमारी गुलामी करे। अफ्रीका के पूरे रिसोर्सेज को कब्जा किया जा रहा है, पूरे मार्केट को उसने ले रखा है। देखिए, नहीं तो इससे तो रूस भी अछूता नहीं है, चीन की नीतियों से तो जितेंद्र जी रूस भी अछूता नहीं है। नहीं, आप यहाँ रूस भी क्या, लेकिन एक मिनट मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए रविंद्र जी। लेकिन उसके बावजूद ये हो क्या रहा है कि चीन ने नया नियो कॉलोनियलिज्म शुरू कर दिया, लेकिन हमारी बातें तब तक खोखली रहेंगी जब तक हमारे देश में एक फंक्शनल सिस्टम नहीं आएगा, जब तक हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या टेक इनोवेशन में चाइना से 4 कदम 6 कदम आगे नहीं जाएंगे। हमारी व्यवस्था हिंदू व्यवस्था नहीं है, हमारी व्यवस्था भी मंगोल व्यवस्था हो गई है, हमारी व्यवस्था भी मामलुकी व्यवस्था हो गई है। हमारे सो कॉल्ड हिंदू लोग भी जो कह रहे हैं, नाम हिंदू जरूर है उनका, लेकिन एक डेकेडेंट वर्जन ऑफ हिंदुइज्म उनके सामने आया है, और साथ में मंगोलों के लूटपाट करने वाली व्यवस्था, उसकी सोच भी उनके दिमाग में लगी हुई है। तो हमें अपने आप को भी रिडिस्कवर करना होगा। जो बातें हम कर रहे हैं उन बातों को पूरा करने की कैपेसिटी लाने की जरूरत होगी। रविंद्र जी, आई कंक्लूड, प्लीज पूछिए। बिल्कुल, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि वो देश जो एक देश है ताइवान पर कब्जा करना चाह रहा है, दूसरा देश है वो यूक्रेन के साथ जुटा हुआ है, भारत से उम्मीद ये कर रहा है कि हमारे खेमे में खड़े हो जाओ, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, सबकी अपनी अपनी नीतियां। अमेरिका सामने आके लड़ना नहीं चाहता, रूस किसी भी हमले के लिए हमेशा तैयार है कि बस हमें तो जो चाहिए वो चाहिए, चाइना धीरे धीरे करके आपको कर्जदार बनाएगा, उसके बाद तीनों की पॉलिसी देखिए आप अलग अलग है। ऐसे में भारत को खड़ा कहां होना है और कैसे अपने स्टैंड को आगे ले जाएगा, ये भी तो हमें समझना होगा। यही मैं कह रहा हूं रविंद्र जी कि सबसे पावरफुल व्यक्ति सबसे बड़ा लीडर नहीं होता। भारत की एक्सेप्टेबिलिटी कहां है? पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में भी है, पूरे नॉर्थ अमेरिका में है, अफ्रीका में मैं जाता हूं तो वो लोग कहते हैं कि अरे आप तो हमारे सबसे करीबी हैं, कितने दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत सबसे बड़ा दुनिया का नेता बने। तो भारत खड़ा हुआ है ह्यूमैनिटी के साथ, इंसानियत के साथ। हम किसी एजेंडा में नहीं है कि आप ताइवान को कब्जा कर लें। देखिए, चीन की जो बात आप कर रहे हैं, येलो रिवर और यांगजे रिवर के बीच में एक छोटी सी गांव के लोगों की सभ्यता होती थी, उनके यहाँ इंसानियत जाती है। हान डायनेस्टी के दौरान
जब बुद्धिज्म भारत से जाता है, लेकिन जिस तरीके से हम एक सिविलाइजेशन के रूप में डिके करना शुरू किए, चीन का वर्चस्व बढ़ने लगा। तिब्बत उसका 300 साल से भी पुराना एसोसिएशन नहीं है। 1912 में तिब्बत ने उसे निकाल बाहर फेंका था, लेकिन इनर मंगोलिया जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। काशगर जो ईस्टर्न तुर्किस्तान है, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो 2/3 टेरिटरी जो है उसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जिस ताइवान की बात कर रहे हैं, पोर्चुगीज लोग उसे फॉर्मोसा कहते थे, ब्यूटीफुल आइलैंड, तो वहां पे भी बुद्धिज्म थी। तो देखिए, भारत का मजबूत होना पूरी दुनिया में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को लाएगा, लेकिन हमारी लीडरशिप की पोटेंशियल तो है, कैपेसिटी में हमारी कमी है। और जब तक उस कैपेसिटी को हम डोमेस्टिक गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करके ही पोस्टल कर सकते हैं, तो वहां हमारी कमी है। विजन तो हमारी मजबूत है, क्षमताओं में कमी है, और क्षमताओं में कमी इस वजह से है कि भीतर के डोमेस्टिक जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एग्री नहीं कर पा रहे हैं। वो पावर ब्रोकर बन के वो बैठे हुए हैं भारत की तकदीर पे सांप की तरह कुंडली मार के। जब तक वो नहीं आते हैं और बात नहीं करते हैं, तो हमारी बातें कई दफे अधूरी रह जाएंगी और सिर्फ विशफुल थिंकिंग या यूटोपियन बातें नजर आएंगी। ठीक है अमिताभ जी, जिस इंसानियत की बात जितेंद्र ओझा जी कह रहे हैं कि भारत इंसानियत की बात करता है, हम मानते हैं कि इंसानियत की बात सबसे पहले हर देश को करनी चाहिए, लेकिन हम किसको इंसानियत समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको इंसानियत समझ में ही नहीं आती? जितेंद्र जी बहुत सही बात कह रहे हैं। इंसानियत मूलतः क्या है कि भारत की विश्वसनीयता जो है वो पूरे दुनिया में जमती जा रही है। विश्वसनीयता ही वो आधार है जिस पर दूसरे देश आपके ऊपर भरोसा करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे। ये भी जरूरी है कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं। और एससीओ जो संगठन है, जब ये बना था उसी समय से ये तय था यूरोप और एशिया, मध्य एशिया, इन सब देशों के बीच जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए और उसी के लिए रणनीतिक रूप से ये बना था। और इसमें एक प्लस पॉइंट और था, ये जो नस्लीय या धार्मिक जिहादी आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बना था। भारत जब इस संगठन का अध्यक्ष जो अब तय हो गया है, आप समझिए भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी है। भारत तेजी से आज आर्थिक प्रगति कर रहा है, तो हम वो देख पा रहे हैं कि भारत की बात दुनिया सुनने को तैयार होगी। विकास की दिशा ही बहुत सी चीजें तय करती है। और हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आज 8 देश केवल यहाँ पे हैं, तब दुनिया की 40% आबादी इस संगठन के छत्र छाया में है। अभी 6 देश बाहर खड़े हैं, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान वगैरह, ये सारे इसमें शामिल होना चाहते हैं। श्रीलंका ये शामिल होना चाहते हैं। इनके शामिल होते ही लगभग आधी आबादी या आधी से ज्यादा आबादी एससीओ के अंतर्गत आएगी, जिसका अध्यक्ष भारत है। तो भारत के लिए मौका है कि अपने व्यापार को तीव्र गति से बढ़ाने का इंतजाम भी करें। आपने देखा कि वो सारे उज्बेकिस्तान ही नहीं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, सारे देशों में यात्रा का कार्यक्रम बना है। और भारत का इरादा भी है ईरान के साथ जो बातचीत हो रही है चाबहार को इससे बढ़िया ढंग से उसको शुरुआत करने की, ताकि भारत के व्यापार का रास्ता खुल सके। और इन देशों से निश्चित रूप से व्यापार बढ़ाने की बातचीत होगी। भारत इन्हें आमंत्रित करने गया है कि हमारे पास हम मैन्युफैक्चरिंग के हब बनने जा रहे हैं। अब हम मैन्युफैक्चरिंग के हब बनने जा रहे हैं और दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में हम जब बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोग हमारी बात सुनेंगे। और भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को नई दिशा में लेकर जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जी जितेंद्र जी, वक्त कम है तो बस संक्षेप में आपसे हम टिप्पणी चाहेंगे कि भारत क्या यहाँ पर दिखाना चाहेगा दुनिया को? भारत दुनिया को ये दिखाना चाहेगा हम एक वॉइस ऑफ सैनिटी हैं। हम एक सेंसिबल सेंटिमेंट को देते हैं और पूरी मानवता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है कि जो फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस, एनर्जी की सिक्योरिटी क्राइसिस, तो उस क्राइसिस में हम संजीदे हैं। और मोदी जी ने यह भी कहने की कोशिश किया कि हम एक अपॉर्चुनिटी बन के आए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी बात, जैसे बार बार मैं कहता हूं कि अधूरी रहेगी जब तक हम डोमेस्टिक गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन को और रोबस्ट नहीं बनाएंगे। स्टार्टअप्स आए हैं, बहुत चीजें हुई हैं, लेकिन हमें बहुत बड़ा डिस्टेंस अभी कवर करना है। और एक बात और मैं अमिताभ जी से डिफर करूंगा कि मोदी जी आज ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो विश्वसनीयता गांधी की वजह से या नैम पॉलिसी की वजह से आई है, उस मजबूत बुनियाद की वजह से ही है।
आज हम ये बातें कह सकते हैं और कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक संदेश है भारत का, खुद को ताकतवर दिखाने से बेहतर है दुनिया के बारे में सोचे, इंसानियत के बारे में सोचे, धरती को बचाने के बारे में सोचे, ताकतवर खुद को ना दिखाएं। और यही संदेश होगा भारत का, जो कि तटस्थ होकर अब तक भारत अपनी स्थिति को क्लियर करता हुआ, अपना स्टैंड क्लियर करता हुआ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।